जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का पीसीएस अभ्यास के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो हमारी ये क्लास है उस क्लास में हम लोग मेंस के यूपी स्पेशल मेंस के जो दो पेपर है, पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6, उसकी जो हमारी सीरीज चल रही है उसका यहाँ पर डे 3 है। ध्यान रखिएगा, आज हमारी जो तीसरे दिन की क्लास है, इस क्लास के अंतर्गत जो हमने आपसे पहले दिन डे 1 पर जो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर दिया हुआ था, उस क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पूरी सीरीज के अंतर्गत मैंने आप लोगों से ये बात का वादा किया है कि पेपर 5 और पेपर 6 को मिलाकर के लगभग 50 टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो हम लोग आज से लेकर के आने वाले 100 दिन तक, ठीक है, डे 100 तक हम लोग 100 टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, 100 क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप लोग इस सीरीज में पार्टिसिपेट करिए। जिस क्वेश्चन को मैंने होमवर्क के तौर पर आप लोगों के साथ डे 1 पर दिया था, आप में से करीब 20 से 25 दोस्तों ने उसका आंसर लिख करके हमारा जो फैमिली ग्रुप है वहां पर शेयर भी किया था। आप लोग सबसे पहले एक काम करो, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, अगर आप टेलीग्राम पर पीसीएस अभ्यास लिख करके सर्च करते हो तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल भी दिया गया टेलीग्राम पर, और जो हमारा फैमिली ग्रुप है जहां पर आपको पीडीएफ शेयर करना है आंसर लिख करके। ठीक है, हम हर क्लास में आपको एक क्वेश्चन का होमवर्क देंगे, नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस किया जाएगा। तो उससे पहले आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर लिख करके उस ग्रुप में शेयर जरूर कर देना, ताकि मुझे ये बात पता चल सके कि आप लोग कौन कौन सी गलतियां करो। जैसे कि इस क्वेश्चन को करीब 20 से 25 लोगों ने लिखा था, मैंने सबकी कॉपी पर देखी है। ठीक है, उन सबकी कॉपी में जो कॉमन एरर्स हैं, जो कॉमन गलतियां, उन गलतियों को मैंने नोट किया, और आज के हम लोग इस पूरी क्लास में इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में उन्हीं गलतियों पर डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में कौन से कंटेंट प्रयोग करने, कैसे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, ये सारी बातें यहां पर डिस्कस होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो भाई, ये जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि डिस्कस द रोल ऑफ द उत्तर प्रदेश इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया। भारत के आर्थिक विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका पर चर्चा करें। अब देखो इस क्वेश्चन को ना, सबसे पहले क्वेश्चन में समझना क्या है हमको। जब भी आपके सामने क्वेश्चन कोई आता है मेंस का, तो पहले उस क्वेश्चन में सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि क्वेश्चन का कैलेंडर वर्ड क्या है। ठीक है, क्वेश्चन का, इसको हम हिंदी में कहते हैं पुछल्ले शब्द। ठीक है, कैलेंडर वर्ड्स क्या है, तो कैलेंडर वर्ड्स होते क्या, ये बात समझो पहले। तो चर्चा करें, ये इस क्वेश्चन का कैलेंडर वर्ड है, इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिस्कस। अब बात समझना, क्वेश्चन में जो ये वर्ड्स होते हैं ना, जो ये शब्द होते हैं, इन शब्दों का अपना एक अलग अलग महत्व होता है, अलग अलग उसका एक भूमिका होती है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल यहां पर देता हूं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि क्रिटिकली एनालाइज, ठीक है, आलोचनात्मक विश्लेषण करें। एनालाइज करने को कहता है, आलोचनात्मक विश्लेषण करने को कहता है। कई बार कहता है कि एक्सप्लेन, ठीक है, समझाइए। कई बार कहता है इवेल्युएट, ठीक है, इवेल्युएट। ऐसे बहुत सारे कैलेंडर वर्ड्स क्वेश्चंस के अंत में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इन्हीं शब्दों को हम लोग कहते हैं कैलेंडर वर्ड्स, और ये शब्द डिसाइड ये करते हैं कि आपको अपने क्वेश्चंस में आगे कैसे प्रोसीड करना है, आगे कैसे उसका आंसर फॉर्मेटिंग करनी है। ना समझिएगा, कुछ महान आत्माएं होती है ना, वो क्या करती है, इन सभी शब्दों की एक मतलब निकालती हैं और क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग एक ही तरीके से हर क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग कर देती है। ऐसा नहीं करना है। देखो बात समझना, अगर इन सारे शब्दों का अर्थ एक होता, अगर इन सारे शब्दों के होने नहीं होने से क्वेश्चन के आंसर में डिफरेंस नहीं आता, तो एग्जामिनर इतना मूर्ख नहीं है कि ऐसे वर्ड्स का प्रयोग करता वहां पर। इन शब्दों में कुछ तो कुछ डिफरेंस हम लोग को समझना पड़ेगा, ताकि हम लोग अपने आंसर में उसका प्रयोग वहां पर कर सके। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। अब देखो एक बात और समझो, कई बार ऐसा भी होगा कि इन कैलेंडर वर्ड्स में आप बहुत डिफरेंशिएट कर भी ना पाओ। आपको लगे यार कि पूछा तो सेम ही चीज है, अब उसमें क्या हम अलग अलग अंतर निकालें, तो परेशान भी नहीं होना है। लेकिन हाँ, अपना बेस्ट कोशिश ये करना है कि हम मैक्सिमम कैलेंडर वर्ड, जो कि बहुत कॉमन कैलेंडर वर्ड्स हैं, उनके मतलब को समझें। अगर वो शब्द क्वेश्चंस में आ रहे हैं तो हम लोग क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करें, ये बात हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहां से बेसिक चीजों से क्या करते हैं, अपने आज के क्लास को यहां पर स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 हमारा ये होगा कि जो हमारा ये कैलेंडर वर्ड था, यहां पर कैलेंडर वर्ड क्या था, डिस्कस। ठीक है, हिंदी में था चर्चा करें। हम लोग पहले इसके मतलब को समझेंगे। अगर प्रश्न में ये शब्द आ रहा है तो हम लोग को कैसे अपने आंसर को प्रोसीड करना है। देखो, इसी डिस्कस को हिंदी में कई बार विवेचना भी कहते हैं। ठीक है, कई बार हम लोग क्या कहते हैं, विवेचना करें या चर्चा करें। कई बार ऐसे शब्दों का भी प्रयोग यहां पर किया जाता है। तो जब आपसे प्रश्न में ये शब्द पूछा जा रहा है तो आप क्या करो, सबसे पहले इसका मतलब ये होता है कि आपको एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर के आगे बढ़नी है, आपको एक समग्र अप्रोच लेकर के आगे बढ़नी है। आपको यहां पर हर डायमेंशन को कवर करना पड़ेगा। हर डायमेंशन कैसे, एक मतलब डायमेंशन क्या कि भाई उसका कुछ पॉजिटिव सेंस होगा, एक उसका कुछ निगेटिव सेंस होगा। निगेटिव से मेरा मतलब ये है कि वहां पर हो सकता हो कि कुछ चैलेंजेस विद्यमान हो, कुछ चुनौतियां हो। ठीक है,
तो आपको इनको भी यहां पर डिस्कस करना पड़ेगा, चाहे एग्जाम में ये बात पूछे या ना पूछे। देखो यहां समझना, प्रश्न यहां पर क्या लिखा कि भारत के आर्थिक विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका पर चर्चा करें। मैंने जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स आप सबके कॉपी में देखी, कॉपी में यही देखी, सब लोगों ने बस एक सिंपल सा काम किया अपने आंसर में। उन्होंने क्या किया कि उत्तर प्रदेश की भूमिका निम्नलिखित प्रकार से है, पहला ये वो 10 पॉइंट लिखा, कंक्लूजन दिया, काम खत्म। नहीं, चर्चा करें में हमको कुछ चैलेंजेस बताने पड़ेंगे कि उत्तर प्रदेश इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कौन कौन से चैलेंजेस को फेस कर रहा है। वो चैलेंजेस यहां पर आप लोग क्या करने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं, जब आपसे प्रश्न में डिस्कस करने को या चर्चा करने को कह रहा है तब। ये बात बहुत क्लियर हुआ। तो चर्चा करेगा एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहां पर ये कि आपको एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर के चलनी है। उस होलिस्टिक अप्रोच के अंतर्गत आपको वहां पर चैलेंजेस, निगेटिव पॉइंट्स, इनको भी यहां पर डिस्कस करना है। एक तो ये रही बात। दूसरी बात, देखो कभी भी जब हम अपने आंसर में चैलेंजेस को बताते हो तो आप ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो, आप एक सिविल सेवक बनने वाले हो। आप केवल चुनौतियों को फाइंड आउट करके काम नहीं चला सकते हो, आपको चुनौतियों के पश्चात एक सॉल्यूशन पर भी वर्क करना पड़ेगा, एक समाधान अप्रोच को भी यहां पर आप लोगों को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा कि भाई ठीक है ये समस्याएं विद्यमान है यहां पर, लेकिन इन चैलेंजेस की ये सॉल्यूशंस मैं सोचता हूं, या फिर सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए निम्नलिखित प्रयास यहां पर कर रही है। आपको यहां पर समाधान के भी कुछ पॉइंट ध्यान देना, कुछ पॉइंट इसलिए बोल रहा हूं, कई लोग क्या करेंगे, पता चला कि 50 शब्दों में सॉल्यूशन यहां पर लिख दिया, ये काम नहीं करना है। बस आपको 2 से 3 स्टेटमेंट वहां पर देने कि हाँ सरकार ये प्रयास करिए या फिर हम ये प्रयास यहां पर कर सकते हैं। जैसे कि मल्टी स्टेक, जो हमारे जितने भी मल्टी स्टेक है उनका एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, वहां पर डिस्कशन कर सकते हैं, सभी हितधारकों के साथ मीटिंग कर सकते हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे वर्क कर सकते हैं ताकि इंक्लूसिव ग्रोथ हमारी हो। ऐसे कुछ पॉइंट्स यहां पर आप लोग को लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो डिस्कस का मतलब आप लोग समझे, डिस्कस का मतलब है होलिस्टिक अप्रोच लेकर के आगे बढ़ना है, पॉजिटिव पॉइंट भी, नेगेटिव पॉइंट भी, चैलेंजेस, सॉल्यूशंस, इनके बारे में भी बताना, लेकिन ध्यान रखना ये मेन बॉडी के बाद की चीज है, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर में 3 पार्ट होता है, एक होता है इंट्रोडक्शन, एक होता है मेन बॉडी, एक होता है कंक्लूजन, ठीक है, ध्यान रखना। इंट्रोडक्शन आपका टोटल शब्द सीमा का 20 शब्द होता है, कंक्लूजन भी आपका लगभग 20% शब्द होता है, ठीक है। जैसे 20% से मेरा मतलब ये है कि करीब करीब 25 शब्द आप यहां पर ये मान लो कि 25 शब्द में 20 शब्द मान लो आप यहां पर, ठीक है। 20 शब्द में आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, 20 शब्द में आप कंक्लूजन लिखोगे, बचा करीब 80 शब्द में आपको यहां पर क्या करना है, अगर 125 शब्द का क्वेश्चन है तो आपको यहां पर मेन बॉडी को लिखना है, ठीक है। ये आपकी एक बेसिक अप्रोच यहां पर हो सकती है। तो मैंने आपको इसलिए परसेंटेज वाइज बता दिया है, 20% मैंने ज्यादा बोल दिया यहाँ पर, ठीक है, सॉरी 10% आप मान लो यहाँ पर 10% जो होगा आप लोगों का यहाँ पर ये लिमिट होगी, और मेन बॉडी में आप करीब 80% शब्दों का यहाँ पर क्या करोगे, प्रयोग करोगे, ठीक है। तो ये एक स्टेप लेकर के आप लोगों को यहाँ पर आगे बढ़ना रहेगा। पॉइंट क्लियर है, चीज समझ में आ रही है ना। अब देखो डिस्कस का मतलब हम समझ गए, डिस्कस में ये 2 डायमेंशन कवर करने थे। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने गलती की, तो पहली गलती तो यहाँ पर ये सुधार लो। सेकंड पॉइंट समझो अब क्या करना है हम लोग को अपने आंसर में, ठीक है। हम लोग को जो सेकंड स्टेप यहाँ पर फॉलो करना है वो करना है कि क्वेश्चन जो था ना, उस क्वेश्चन का पूरा क्या कहते हैं वो पोस्टमार्टम करो, ठीक है। क्वेश्चन की हर बॉडी की एक प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी करो कि क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन के कितने पार्ट्स हैं। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए रहते हैं। हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं पहली बार, हम केवल पहला पार्ट पढ़ते हैं, सेकंड पार्ट को भूल जाते हैं और उसी पहले पार्ट पर अपना पूरा आंसर यहाँ पे क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। फिर आप कहते हो सर मैंने तो बहुत अच्छा आंसर लिख करके आया था, मेरा आंसर मुझे नंबर नहीं मिला। नंबर इसलिए नहीं मिला कि आपने क्वेश्चन के दोनों डायमेंशन को कवर नहीं किया। कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, हालांकि यूपी पीसीएस में जनरली क्या होता है कि सिंगल डायमेंशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन फिर भी अगर 2 डायमेंशन वहां पर है या नहीं है, ये बात एक बार आपको देखना ही पड़ेगा। ये बात क्लियर हुआ। जैसे कि ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन देखिए आप यहां पर समझिए, ये सिंगल डायमेंशन का था, भारत के आर्थिक विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका। यही सिंपल चीज यहां पर क्या की गई है, आप लोगों से पूछी गई है। आपको बस इसी पॉइंट को यहां पर डिस्कस करना है। तो ये क्वेश्चन चूंकि सिंगल डायमेंशन का, तो हम लोग सिंगल डायमेंशन यहां से स्टार्ट करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि यहां पर क्या क्या चीजें हम लोग को लिखनी है। अब देखो भाई, जब हम क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन पे आते हैं, ठीक है, जब हम क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन पर आते हैं, सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन लिखना है। हम यहां पर क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में बहुत सारे फैक्ट्स यहां पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ फैक्ट आप लोग को बताता हूं, आप लोग इन किसी भी फैक्ट से अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हो। डिपेंड करेगा आपके दिमाग में उस टाइम पर, एट द इंस्टेंट आपके दिमाग में कौन सा इंट्रोडक्शन आ रहा है। एक बात और समझो, हम जब मेंस की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो मेंस की प्रिपरेशन का उद्देश्य बहुत सिंपल सा ये होता है, आपको सिलेबस में हर बुक 10 बुक पढ़नी नहीं है। पता चला आप मार्केट से 4 बुक लेकर के आप पढ़ने बैठ गए, नहीं, पढ़ना नहीं सारी बुकें।
मतलब पढ़ो, लेकिन उस पढ़ने के बाद आपको एक अपना कंक्रीट इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एटलीस्ट रेडीमेड फॉर्मेट में कुछ प्रिपेयर करके अपने पास रखना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए जिनका आप प्रयोग कर सकते हो। भाई भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका डिस्कस करें तो हम यहाँ पर क्या स्टार्ट कर सकते हैं, आप में से मैक्सिमम लोगों ने वो स्टार्ट भी किया था। क्या स्टार्ट किया था भाई, कि अगर हम जीडीपी के अनुसार देखें, ठीक है, जीडीपी के अनुसार अगर हम देखें तो पूरे भारत में, ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है वो सेकंड नंबर पर आता है। पूरे भारत में जीडीपी के अनुसार उत्तर प्रदेश सेकंड सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, किसके पश्चात, महाराष्ट्र के बाद। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप इंट्रोडक्शन में प्रयोग कर सकते हो वो ये पॉइंट कर सकते हो कि आपने क्या किया, इंट्रोडक्शन ऐसे शुरुआत किया। प्रश्न क्या कह रहा था कि भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका, तो आपने यहां पर स्टार्ट ये किया कि उत्तर प्रदेश भारत के जीडीपी के अनुसार दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जो भूमिका है भारत के अर्थ विकास में बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है, जिनको हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से देख सकते हैं। आपका एक इंट्रोडक्शन यहां पर तैयार हो गया। एक इंट्रोडक्शन का प्रकार आप लोगों का ये था, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन था। आप चाहो तो यहाँ पर कुछ फैक्ट प्रयोग कर सकते हो, जैसे कि भाई कि यूपी की जीडीपी कितनी परसेंटेज है पूरे भारत के, आप यहाँ पर ये पॉइंट बता सकते हो। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आप लोग को यहाँ पर अपने से पुट करना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। सेकंड प्रकार का इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, सेकंड प्रकार का इंट्रोडक्शन ये हो सकता है कि आपको पता है, आपने प्रीलिम्स में इस बात को 1000 बार याद किया है कि भाई हमने क्या किया, मोदी जी ने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का एक संकल्प लिया। इस संकल्प की पूर्ति के लिए सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी राज्य की होगी तो वो होगी उत्तर प्रदेश की। और ये हमारे उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी है उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि भाई हम यूपी को 2027 तक, ठीक है, 2027 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे, जो कि भारत को $5 ट्रिलियन बनने में बहुत, मतलब एक ग्रोथ इंजन की तरह से यहां पर काम करेगा, ठीक है। एक ये टर्म भी आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो कि जो यूपी है वो भारत का ग्रोथ इंजन है। ये कुछ कीवर्ड्स है जिनका प्रयोग आपको अपने आंसर में करना है। तो हमने दो प्रकार का इंट्रोडक्शन यहां पर देखा कि भाई जीडीपी के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो है उत्तर प्रदेश, इसलिए उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। एक पॉइंट आपका यहां पर ये हो गया। दूसरा प्रकार का इंट्रोडक्शन ये कि भाई $5 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है, उस लक्ष्य की पूर्ति में सबसे बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश की होगी, इसीलिए उत्तर प्रदेश ने 2027 तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का अपना एक लक्ष्य तय किया हुआ है। दो प्रकार का इंट्रोडक्शन आपके सामने दिखा, जबरदस्त इंट्रोडक्शन है। अगर आप इस इंट्रोडक्शन का प्रयोग करते हो आपको बहुत शानदार नंबर मिलने वाला है, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो भाई, कुछ पॉइंट यहां पर और ये भी लिख सकते हो कि अभी हम जिस सेल्फ रिलायंस इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का एक संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उस आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की पूर्ति में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बहुत जरूरी और एक अनिवार्य घटक है, जिसको कि हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन यहां पर आपका ये भी तैयार हो गया। और यहां पर आपने जो कीवर्ड्स प्रयोग किया वो था आत्मनिर्भर या फिर सेल्फ रिलायंस इंडिया। इसमें आपने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के कॉन्सेप्ट को यहां पर क्या कर दिया, जोड़ दिया कि भाई यूपी एक ग्रोथ इंजन है भारत का, इसलिए आत्मनिर्भर भारत तब संभव है जब आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का निर्माण हो सके। 3 प्रकार का इंट्रोडक्शन मैं आपको एक ही प्रश्न में दे रहा हूं, इससे ज्यादा कहां पर आपको कंटेंट मिलेगा, ठीक है। चौथा पॉइंट यहां पर और देखो, चौथा पॉइंट आप यहां पर ये लिख सकते हो कि भाई अगर हम बात करें फैक्ट की, अगर बात करें तो कुछ लोग बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, कहते हैं सर आप बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल बातें कर लिए कि ये चीजें फलाना चीजें। फैक्ट की बात करो, फैक्ट अगर लिखना होगा हमको इंट्रोडक्शन में तो क्या लिखेंगे, फैक्ट बहुत सिंपल है। फैक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगर हम जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो यूपी की जनसंख्या पूरे भारत में क्या है, नंबर 1 पर है। इसका मतलब यहाँ पर ये कि पूरे भारत में जो सबसे ज्यादा युवा आबादी है, जो यूथ पॉपुलेशन है, वो भी कहां पर है, भारत में। चूंकि भाई सबसे बड़ी ह्यूमन रिसोर्स भारत में यूपी में लोकेटेड है, यूपी में अवस्थित है। और मैं केवल ह्यूमन रिसोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर आप ह्यूमन रिसोर्स के साथ साथ आप कुछ प्राकृतिक रिसोर्स का एग्जांपल दे सकते हो, आप कुछ नेचुरल रिसोर्स बता सकते हो कि भाई हमारे यहाँ पर जो प्राकृतिक रिसोर्स है वो यहाँ पर है। जैसे कि अब प्राकृतिक रिसोर्स में बहुत सारी बातें शामिल होती हैं, ठीक है, आपके जितने भी मिनरल्स हैं, आपके जितने भी ओर्स हैं, ये सब होते ही होते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर ही बता सकते हो कि जो गंगा यमुना का जो गंगेटिक पूरा प्लेन है, ठीक है, गंगा यमुना का जो पूरा दोआब क्षेत्र है वो पूरे भारत का सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, फूड की बहुत बड़ा प्रोडक्शन करते हैं, यहाँ से हम अन्य चीजों का प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी भी रहती है, जिसकी पूरे भारत के आर्थिक डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका साबित हो सकती है। तो आप इसको यहाँ पर लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन के प्रकार है। एक प्रश्न में मैंने आपको 4 इंट्रोडक्शन दिया, अब कहोगे सर कौन सा प्रयोग करना है,
मेरे हिसाब से सबसे अच्छा प्रयोग करने का जो इंट्रोडक्शन है वो है आप लोगों का सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, ठीक है। लेकिन फिर से कहूंगा, एट द इंस्टेंट आपके दिमाग में जो इंट्रोडक्शन आए इन चारों में से आप लिख दो। आपको लिखना जरूरी है, समय पर लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन का एक यहाँ पर क्या हो गया, प्रकार हो गया। डायमेंशंस आपने यहाँ पर 4 प्रकार के यहाँ पर क्या किए, कवर कर लिए। बातें क्लियर है ना, पॉइंट्स आपको दिमाग में आ रहा है। बहुत स्पेसिफिक, बहुत बेसिक पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये पॉइंट्स आप ऐसे फॉलो करो, ठीक है। इंट्रोडक्शन यहां पर क्या हो गया हम लोगों का, कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये चारों इंट्रोडक्शन नोट कर लेना किसी कॉपी में। सब लोग शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाओ क्योंकि जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो जब आज से 100 दिन बाद, जब 100 दिन की क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास एक प्रॉपर शॉर्ट नोट्स अवेलेबल रहेगा। जैसे देखो मेरे पास मानो ये शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। आप अगर यहाँ पर देखोगे तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आज मैंने अपने शॉर्ट नोट शेयर भी किया। बच्चे मतलब आप लोग डिमांड कर रहे थे बहुत लंबे समय से, मैंने अपना शॉर्ट नोट शेयर भी किया। देखिए ये प्रॉपर मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, शॉर्ट नोट्स बना के रखा है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स आप लोगों को बनाने पड़ेंगे। जो आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना चीजें, तो आपके दिमाग में चीजें याद होती हैं, लंबे समय तक आप उसको रिटेन कर सकते हो और उसको एग्जाम में रीयूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। आप देखो भाई, मेन बॉडी पर हम आते हैं, ठीक है। मेन बॉडी पर आते हैं। मेन बॉडी में क्या लिखा जा सकता है भाई, उत्तर प्रदेश भारत के आर्थिक विकास में कैसे भूमिका को निभाता है, आपको यह बताना है। आप कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखो। जैसे कि मैं आपको एक बहुत सिंपल सा पॉइंट देता हूँ, आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, सेक्टर वाइज डिस्कस कर सकते हो चीजों को कि ठीक है, इस सेक्टर में यूपी की भूमिका इतनी है, भारत की भूमिका इतनी है, इस सेक्टर में यूपी भारत को ऐसे और आगे बढ़ा सकता है, ठीक है, इस सेक्टर में भारत ऐसे काम कर सकता है। आप चाहो तो वो यहाँ पर कर लो। अच्छा, मेन बॉडी हमेशा कोशिश करना बुलेट फॉर्मेट में लिखने का, ठीक है। बुलेट फॉर्मेट में लिखने का मतलब ये होता है कि आप पैराग्राफ लगातार नहीं लिख रहे हो। आप क्या करो, आपने एक बुलेट दिया, आपने यहाँ पर 2 लाइन का एक पॉइंट लिखा, ठीक है। फिर आपने दूसरा बुलेट दिया, आपने यहाँ पर क्या किया, एक पॉइंट लिखा। फिर आपने तीसरा बुलेट दिया, आपने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा, ठीक है। आप चाहो तो इनकी प्रॉपर नंबरिंग भी कर सकते हो। कई टॉपर्स से मैंने सुना, कोई टॉपर्स की मैंने कॉपी देखी, उन्होंने ये बात कही है कि आप जब नंबरिंग करते हो तो एग्जामिनर को और भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा टफ फर्क है, लेकिन नंबरिंग करने से क्या होता है, एग्जामिनर को लगता है कि इसके दिमाग में एकदम एग्जैक्टली पॉइंट्स यहाँ पर फिक्स है कि ये पॉइंट्स हमको लिखने थे, ठीक है। तो नंबरिंग करना और भी अच्छी बात है, बुलेट लगा रहा तो वो और भी अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, ये जो आप यहाँ पर ऐसे पॉइंट लिखते हो ना, कोशिश करो कि इसमें भी आप यहाँ पर सब हेडिंग दो। सब हेडिंग दो, सब हेडिंग दोगे ना जब आप अपने मेन बॉडी के अंतर्गत, तो एग्जामिनर को लगता है कि इसने बहुत क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है इसके पास दिमाग में और इसने बहुत अच्छे से पॉइंट्स को लिखा हुआ है। अब फिर वही बात है कि अगर आपके पास समय ना हो, अगर आपके पास लग रहा है यार बुलेट पॉइंट लिखने का समय ही नहीं, मेरे पास कुछ भी लिखना है, तो बस लिख दो, वो तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन बेस्ट आंसर ऐसा है जब आप अपने आंसर में बुलेट्स पॉइंट के अंतर्गत सब हेडिंग वहां पर दे रहे हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग मेन बॉडी पर डिस्कस करते हैं चीजों को। बहुत जल्दी इस क्लास को कंप्लीट करना है, ठीक है। मैं इस क्लास को उम्मीद किया कि 20 से 25 मिनट से लंबी इस क्लास को हम लोग नहीं रखेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 20 से 25 मिनट के लिए पर्याप्त है, ठीक है। देखो हम पहले यहाँ पर लिखेंगे एग्री सेक्टर की बात करते हैं, एग्री एंड एलाइड सेक्टर की बात करते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई यूपी के जो क्षेत्र है वो गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र है, सबसे बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है, बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता है। और इसी वजह से ध्यान रखना, इसी वजह से हम यूपी को फूड बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। फूड बाउल ऑफ इंडिया मतलब खाद्यान्न की टोकरी कहते हैं। अब समझना, ये मैं बहुत सिंपल पॉइंट आपको लग रहा हो कि सर ये तो बहुत छोटी सी बात आपने बता दी, आप क्यों लिख रहे हो। यहाँ पर आप 2-3 बातें देखो कि भाई हम गेहूं के प्रोडक्शन में नंबर 1 पर हैं, आप ऐसे कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि ये एक ऐसी बात है जिसको आप फूड सिक्योरिटी से जोड़ सकते हो। देखो आर्थिक विकास का मतलब केवल आर्थिक डेवलपमेंट नहीं है, फूड सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा इशू है। आप इस पॉइंट को यहाँ पर ऐड कर सकते हो भाई कि हमारा जो एग्रीकल्चर एलाइड का सेक्टर है वो गंगा यमुना के दोआब के उपजाऊ क्षेत्र में अवस्थित है, इस कारण से इसको हम फूड बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं। और ये भारत के खाद्य आत्मनिर्भरता, ठीक है, समझ रहे हो ना, फूड सिक्योरिटी जैसे कॉन्सेप्ट को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। तो पहला पॉइंट तो आप लोगों का यहाँ पर ये हो गया। आप यहाँ पर चाहो तो इसी के अंतर्गत एक पॉइंट और लिख सकते हो कि भाई मिल्क प्रोडक्शन में क्या है, हम बहुत आगे हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी हम सुनिश्चित यहाँ पर करें देश की, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, फूड बाउल और फूड मिल्क प्रोडक्शन की बात नहीं केवल यहाँ पर, अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो हैं, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज हैं उनका भी चलन यूपी में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। और ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भारत की जीडीपी में एक बहुत बड़ा, मतलब इनको सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। सनराइज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनमें ग्रोथ करने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आपको भारत का ग्रोथ कराना है तो आपको ऐसे इंडस्ट्रीज पर फोकस करना पड़ेगा जिनमें ग्रोथ करने की संभावना बहुत ज्यादा हो। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एक ऐसा सेक्टर है जहां पर ग्रोथ करने की संभावना एक अच्छी खासी मानी जाती है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर भी आप पॉइंट कर सकते हैं कि यूपी का जो क्षेत्र है, चूंकि यहाँ पर हमारा उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, तो हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जो कि भारत के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को निभाएगा। एक पॉइंट आप लोगों का यहाँ पर ये हो गया।
सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्या हो गया भाई, आप ही बता सकते हो कि सरकार इस क्षेत्र में कुछ कार्य भी कर रही है, जैसे कि हमारे यहाँ पर अभी एग्रीटेक स्टार्टअप्स खोले गए हैं। आपको पता होगा कि 4 एग्रीटेक हमने क्या किए हुए हैं, स्टार्टअप्स अपने यहाँ पर खोले हुए हैं। 4 एग्रीटेक स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर है वो, ठीक है, जहां पर स्टार्टअप्स को एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में बहुत मददगार साबित होगा, जो कि भारत के विकास को मोटिवेट करेगा, ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट, आप एमएसएमई सेक्टर की बात करो, आप बताओ कि पूरे भारत में सबसे अधिक एमएसएमई यूपी में है। कितनी है भाई, ये आंकड़ा आप लोगों को याद होना चाहिए, करीब 95 लाख एमएसएमई जो है उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। आप कहोगे सर बहुत ज्यादा संख्या नहीं बोल दिया आप, है 95 लाख। एक इसको क्रॉस चेक भी कर लेना, एमएसएमई की वेबसाइट से जाकर एक बार क्रॉस चेक कर लेना। अगर मैं सही हूं तो 95 लाख एमएसएमई जो है उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, जो कि भारत में सबसे बड़ी संख्या है। तो इससे फायदा यहाँ पर ये होगा, देखो एमएसएमई से फायदा ये होगा, ये देश में डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा। सरकार भी इस समय जो इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़ रही है, वो एमएसएमई सेक्टर में ही लेके आगे बढ़ रही है। और एमएसएमई सेक्टर केवल ग्रोथ की बात नहीं करेगा, वो जॉब क्रिएशन भी करेगा। मोदी जी का तो सबसे बड़ा सपना है जॉब क्रिएशन का, रोजगार सृजन का, उस सपने को भी पूर्ति यहां पर करेगा, ठीक है। तो एमएसएमई जब बढ़ेगा तो देश का आर्थिक विकास अपने आप बढ़ेगा। हमारे पास 95 लाख एमएसएमई, हम देश का आर्थिक विकास से बहुत मजबूत भूमिका तो निभाएंगे ही निभाएंगे, ठीक है, सिंपल सी बात यहाँ पर है। थर्ड पॉइंट देखो, आप बता सकते हो कि हम डिफेंस सेक्टर में, ठीक है, हम डिफेंस सेक्टर में जो हमको आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है, उसके लिए पूरे भारत में 2 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर। एक कॉरिडोर तो यूपी में ही लोकेटेड है, चाहो तो आप इसका मैप बना लो यहाँ पर। अच्छा एक बात और, मैंने देखा किसी की तो कॉपी थी, शायद इंग्लिश मीडियम में किसी कॉपी थी, अगर मैं श्योर हूं तो उसने क्या किया था अपने कॉपी में इंट्रोडक्शन लिखा था, और इंट्रोडक्शन लिखने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे यूपी का मैप बना दिया था। बस ऐसे खाली मैप बना के वो छोटा होता, उसमें कुछ ना तो पॉइंट थे। भाई ऐसे मैप बनाओगे ना एग्जामिनर काट देगा कि क्या मूर्ख बना रहे हो हमको, मतलब यूपी का मैप बनाने के यहाँ थोड़ी बैठा हुआ है। आपको इसमें कुछ कुछ पॉइंट दिखाने पड़ेंगे। प्लस मैप अननेसेसरी भी मत बनाओ, मैप बनाना जरूरी है, लेकिन अननेसेसरी मैप बनाओगे तो नंबर नहीं बढ़ेगा, समय बर्बाद हुआ केवल आप लोगों का, ठीक है। अच्छा कितने लोगों ने 10 सेकंड में यूपी का मैप बनाना सीख लिया है, कमेंट करके बताना, ठीक है। कोशिश करो भाई, डेली मैप बनाने की कोशिश करो। देखो मैंने कितना सुंदर मैप बनाया है, 2 पैर है, एक मुंह है, एक पूंछ है, यूपी का मैप बन गया, ठीक है। कोई दिल पर मत लेना, ठीक है। ये सिंपल सा मैप बनाने का तरीका है, कोशिश करो ऐसा मैप बनना स्टार्ट हो जाए आप लोगों का, जरूरी यही चीज है, ठीक है ना। अब देखो भाई, तो डिफेंस कॉरिडोर की बात आप समझ गए यहाँ पर कि ये भी हो रहा है। इसके अलावा आप देखो, हम ऊर्जा के क्षेत्र में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एनर्जी एक बहुत बड़ा सेक्टर निभाती है, ठीक है। तो हम रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में क्या कर रहे हैं, हमने अपने यहाँ पर अयोध्या को, ठीक है, राम जन्मभूमि को क्या किया हुआ है, प्रदेश की सबसे पहली वो सोलर सिटी है, ठीक है, एक आदर्श सोलर सिटी का निर्माण यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो अयोध्या इस क्षेत्र में भी बहुत आगे है। अयोध्या को हम फर्स्ट एआई और डेवलप्ड सिटी का भी यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं अयोध्या को। तो ये भी डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो रिन्यूएबल एनर्जी में आपने क्या किया, अयोध्या, सोलर सिटी, एआई सिटी, इन कॉन्सेप्ट को भी जोड़ा, मजा आ जाएगा, ठीक है। आपको लगा कि हाँ आप बहुत सारे डायमेंशन यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और चूंकि देखो रिन्यूएबल एनर्जी पर हम फोकस इसलिए कर रहे हैं ना कि हमारा जो सरकार का लक्ष्य है 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन की बात कर रहे हैं, हम शून्य उत्सर्जन की बात कर रहे हैं, नेट शून्य उत्सर्जन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2070 तक अगर नेट जीरो एमिशन टारगेट पूरा करना है तो सोलर सिटी जैसे जो कॉन्सेप्ट है उनको बढ़ावा देना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया, भाई हमारे यूपी में क्या है ना कि यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो यूथ पॉपुलेशन से केवल काम नहीं चलेगा, यूथ पॉपुलेशन को स्किल प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने लिए खुद की एक स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी का निर्माण किया है, ठीक है। तो पहला ऐसा राज्य जिसने स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी बनाई खुद के लिए अलग से, वो यूपी है। तो यूपी चूंकि स्किल पर काम करेगा तो देश के आर्थिक विकास में क्या होगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभेगी। ये बात क्लियर हो रहा है। इसी के अलावा स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी के साथ साथ हम अपने यहाँ पे आईआईटीज का निर्माण करें, नए नए हम एम्स का निर्माण करें। गोरखपुर में खुद हमारे यहाँ पर एक एम्स बन गया, बड़ा शानदार एम्स बनाया गया है, ठीक है। थोड़ा फंक्शनेबल है, कुछ कुछ इश्यूज यहाँ पर विद्यमान है, जैसे कि मैं अभी एक दिन गया था एम्स में, बहुत लंबी लाइन लगी, तो मतलब बहुत लंबा देर हो गया, तो मुझे वहाँ पर पूरा दिन लग गया था लगभग। हालांकि हॉस्पिटल्स में ऐसा होता भी है, बट ठीक है। एम्स के यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है सरकार की तरफ से। आईआईटी का निर्माण हो रहा है। हम अपने यहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम स्किल प्रोवाइड करा पाए लोगों को, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर क्या हो रही है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो हम अनस्किल्ड काम के लिए भी, ठीक है, हम स्किल्ड काम के लिए उतना काम कर ही रहे हैं,
हम अनस्किल्ड जॉब प्रोवाइड करने के लिए भी मनरेगा जैसी स्कीम के अंतर्गत पूरे भारत में सबसे अधिक जो जॉब क्रिएट किया गया था वो 27 लाख जॉब यहाँ पर भारत उत्तर प्रदेश में क्रिएट किया गया था। ठीक है, 27 लाख जॉब जो है मनरेगा के तहत अनस्किल्ड सेक्टर में जॉब क्रिएशन हुआ था, जो कि आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और देश में सबसे ज्यादा ये है। ठीक है, हम अगर आपको बता तो मैं स्टार्टअप के क्षेत्र में जो यूपी है, ठीक है, इतना करीब 7500 स्टार्टअप जो है यूपी में रन कर रहे हैं। ठीक है, यूपी का नोएडा क्षेत्र जो है, नोएडा लखनऊ कानपुर का जो क्षेत्र है, वहां पर स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा वर्क किए जा रहे हैं। स्टार्टअप्स बाकी जगह पर भी, लेकिन इन फोकस्ड एरिया में स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा डेवलप हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं ना जो कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगी, और जैसे उत्तर प्रदेश का आर्थिक डेवलपमेंट होगा, देश का आर्थिक डेवलपमेंट होगा, देश का जो $5 ट्रिलियन का सपना है वो हम यहाँ पर सपना क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ मेन बॉडी के पॉइंट आप लोग को यहाँ पर दिखे। मैंने कहा था चूंकि प्रश्न में डिस्कस करने को कहा है, प्रश्न में चर्चा करने को कहा है, तो हमको यहाँ पर कुछ कुछ चैलेंजेस बताने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ कुछ चैलेंजेस बताने पड़ेंगे। चैलेंजेस क्या है भाई? तो अब जैसे मान लो आपने मेन बॉडी ये लिख लिया कि ये चीजें हमारे कॉन्सेप्ट में हैं। अच्छा, ये हम अभी फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं, आंसर लिखना आप लोगों का काम है। ठीक है, मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बता दिया। ठीक है, मैंने आप समझा दिया क्या क्या करना है, उसको अपने शब्दों में पिरोइए, लिखिए। बहुत सारे लोगों ने आंसर लिख के भेजा है, अच्छी बात है कि सबने अच्छा आंसर लिखा। मैंने इतनी उम्मीद नहीं की थी कि आप लोग इतना अच्छा आंसर लिख करके दोगे। चैलेंजेस, चुनौतियां लिखनी है आप लोग। अब चुनौती में क्या बताओगे? बताओ ना कि भाई ठीक है, हम क्या करें, हम $1 ट्रिलियन का सपना तो देख रहे हैं यूपी को बनाने का 2027 तक, लेकिन जो हमारा प्रेजेंट ग्रोथ रेट है ना वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है। हमारा सपना अच्छा है, हमने सपना बहुत देखा हुआ है कि हम $1 ट्रिलियन को लेकर के आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो वर्तमान आर्थिक विकास की दर है, प्रेजेंट ग्रोथ रेट हमारी है, वो बहुत कम है। एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर ये है। उसके बाद क्या समस्या है कि हमारे यहाँ पर क्या है कि रीजनल डिसबैलेंस है। ठीक है, क्षेत्रीय विषमताएं हैं। क्षेत्रीय विषमताओं से मेरा मतलब ये है, अगर आप लोग आगे पढ़ोगे तो आप लोग समझ में भी आएगा कि उत्तर प्रदेश में ना जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश कंपेरिजन में कम डेवलप्ड है। तो क्षेत्रीय असमानताएं आर्थिक विकास में एक बहुत बड़ी बाधक साबित होती हैं, ये बात समझिएगा आप लोग। ठीक है, इसके अलावा इनकम इनइक्वालिटी है, आय असमानता हमारे यहाँ विद्यमान है यूपी के अंतर्गत। इसके अलावा यूपी सरकार जो हेल्थ पर खर्चा कर रही है, हेल्थ से मेरा मतलब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स पर जो खर्चा कर रही है वो भारत में बहुत कम है। भारत के कंपेरिजन में, बाकी अन्य राज्यों के कंपेरिजन में हमारा ह्यूमन रिसोर्स पे जो किया जाने वाला खर्चा है वो बहुत कम है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी आधी आबादी है, जो हमारी महिलाएं हैं, महिलाएं हमारे वर्क फोर्स में करीब 17% की पार्टिसिपेशन केवल रोल करें। आप सोचो ना कि आधी आबादी 50% की जो पॉपुलेशन है वो वर्क फोर्स में केवल 17% शामिल है। हम यहाँ पर यूपी में क्या है कि कुछ ऐसे रूढ़िवादी कॉन्सेप्ट में घिरे पड़े हैं जिसके कारण से महिलाएं काम पे नहीं जा पा रही हैं। तो महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग जो कि जॉब कर सकता था, आर्थिक डेवलपमेंट में भूमिका निभा सकता था, वो निभा यहाँ पर नहीं पा रहा है। ये पॉइंट्स आप लोगों के कुछ चैलेंजेस को बताएंगे। इन चैलेंजेस को आप अपने आंसर में लिखोगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, इन चैलेंजेस के बाद आपको थोड़ा बहुत सॉल्यूशन वाले अप्रोच पे काम करना है, फिर आप लोगों को क्या करना है, कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन क्या दे सकते हैं, बस सोचो कंक्लूजन पे। कंक्लूजन तो मैं बहुत सिंपल दूंगा। ठीक है भाई, कि हम यहाँ पर ही बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के समृद्ध डेवलपमेंट से ही, ठीक है, भारत का समृद्ध विकास संभव है। इसलिए यूपी में हमको इन डेवलपमेंट पे कार्य करने चाहिए। यूपी के विकास हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक पॉइंट आप यहाँ पर ये लिख सकते हो। इसके अलावा बता सकते हो मैं कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश से आत्मनिर्भर भारत का ही निर्माण होगा, इसलिए कंक्लूजन में ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो कंक्लूजन में आप ये 2-3 पॉइंट ऐड कर सकते हो। जैसे मान देखो, इंट्रोडक्शन आपने यहाँ पे 4 पॉइंट देखा था, इन 4 पॉइंट में से अगर आप 1 पॉइंट का इंट्रोडक्शन में यूज करते हो, 1 पॉइंट का यूज आप कंक्लूजन में कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। सॉल्यूशन आप बता दो भाई कि गवर्नमेंट कौन कौन से एफर्ट्स कर रही है, सरकार कौन कौन से प्रयास कर रही है। प्रयास में आपको बताना ये कि रिसेंट के हालिया बजट में सरकार ने कौन कौन से प्रमुख मुद्दों पर यहाँ पर ध्यान दिया है या फिर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आपने चुनौती बताई कि भाई महिलाएं वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो आप कुछ ऐसी स्कीम बता दो सरकार की जो कि महिलाओं को वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन करने के लिए बहुत प्रेरित कर रही है। ठीक है, मैं ये पोर्शन अभी डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो बजट 2024-25 पर ही है। ठीक है, अभी आज के पॉइंट्स आप लोग यहाँ पर क्लियर हो गए, सारे समझ में आ गए कॉन्सेप्ट, क्या क्या क्वेश्चन था, क्या क्या टॉपिक था हमारा। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन था डिस्कस द रोल ऑफ द उत्तर प्रदेश इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया। हमने डिस्कस किया, हमने बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर समझे, कोशिश का समझने की। अच्छी बात यहाँ पर रही कि हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर कर लिए। ठीक है, अब जो आप लोगों की कॉपी है, मैंने लगभग सारी कॉपी देखी हुई, ये सारी गलतियां थी। एक गलती और थी, बहुत सारे लोगों ने कंक्लूजन, ठीक है, चैलेंजेस, मेन बॉडी ऐसे करके हेडिंग डाला हुआ है। कभी भी अपने आंसर में ये हेडिंग मत डालना। ठीक है, मैं आज के बाद बता रहा हूँ कि आज के बाद जितने लोगों ने कॉपी सबमिट किए, कभी भी कंक्लूजन में ये हेडिंग दोबारा से मत डालना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अननेसेसरी मैप्स मत बनाओ, अननेसेसरी
एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा मत खींचो, ठीक है, समराइज करके रखो चीजों को। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यहाँ पर ये है। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का होमवर्क है आज के लिए, ठीक है, वो होमवर्क ये है कि उत्तर प्रदेश का जो हालिया बजट है 2024-25, इस बजट के प्रावधानों का संक्षेप में वर्णन करें। ठीक है, ये एक बहुत बेसिक प्रश्न मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इस प्रश्न को टाइप करके जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ध्यान रखिएगा, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैं पेस्ट कर दूंगा, मैं आप लोग को यहाँ पर भेज दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाए एग्जैक्टली। आपको इन क्वेश्चंस को फॉलो करना है, इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा, इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। ये आप लोगों का आज का होमवर्क है। ठीक है, क्लास कैसी लगी, क्लास में क्या कमियां हैं, क्लास में कौन से पॉइंट्स आप लोगों को लगते हैं कि और ऐड करने चाहिए, कौन से बिंदु पर डिस्कस करना चाहिए। क्लास खिंचिए करीब 30 मिनट की, इस क्लास को मुझे लेकर के आना है 20 मिनट में, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं, देखो अगर क्लास को लंबे ड्यूरेशन के लिए सस्टेन करना है ना, 100 दिन के लिए सस्टेन करना है, 100 दिन आप लोग क्लास कर पाओ, सस्टेन करना है, तो मुझे क्लास में बहुत कंक्रीट टू द पॉइंट चीजें डिस्कस करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं बहुत लंबा खींचूंगा क्लास को, आप लोग बोर हो जाओगे, नहीं देखोगे। एक बहुत नेचुरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसलिए मैं अगली बार से कोशिश करूँ क्लास को 20 मिनट का लेकर के चलूंगा। लेकिन अभी के लिए आप लोगों को सजेशन था, आप लोग इस क्वेश्चन का जो मैं भी आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ टेलीग्राम पर ही पोस्ट कर दूंगा, इस वीडियो कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, लिख करके आप लोग सबमिट करना। सभी दोस्तों को जय हिंद, फीडबैक जरूर देना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।